तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है कैपेसिटेंस या कैपेसिटर। तो ये चैप्टर हमारे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म जो फिजिक्स का वॉल्यूम है उसका तीसरा चैप्टर होगा। इससे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा हुआ है। ओके, तो सबसे पहला बात आता है कि कैपेसिटेंस है क्या। तो कैपेसिटेंस जो है कंडक्टर के लिए डिफाइन किया जाता है। कंडक्टर वो होता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। तो किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस जो होता है ये उसका चार्ज को स्टोर करने के क्षमता का मेजरमेंट है, यानी वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है उसको बोलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। तो सबसे पहली बात कि कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज अ मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ द कंडक्टर टू स्टोर चार्ज ऑन इट, यानी उसके ऊपर चार्ज स्टोर करने का ये। दूसरा पॉइंट जो है व्हेन ए कंडक्टर इज चार्ज देन इस क्या होता है, जब भी कंडक्टर को चार्ज किया जाता है तो क्या होता है, इसका पोटेंशियल राइज होता है। देन इट्स पोटेंशियल राइजेज। ओके, इसका पोटेंशियल में वृद्धि आता है। और ये जो इंक्रीज इन पोटेंशियल होता है, इंक्रीज इन पोटेंशियल इज proportional to charge given on the conductor। ओके, यानी कंडक्टर पे जितना चार्ज हमने दिया उसके प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो हमारा चार्ज है वो जो वोल्टेज है वो चार्ज के प्रोपोर्शनल है। और जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो उसको हम बोलते हैं C/V। इसका क्या मतलब हुआ कि हमने कंडक्टर के ऊपर जितना चार्ज दिया उसी हिसाब से उसका वोल्टेज वैल्यू राइज हुआ, पोटेंशियल राइज हुआ। और ये जो C है इसको क्या बोल देते हैं, कैपेसिटी या कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। ओके, तो अब हमको बताइए ये जो C होगा, C जो होगा वो क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। इसका डायमेंशन क्या होगा, C इज इक्वल टू Q/V। और एक चीज़ और, हमारा जो V होता है, जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, W/Q होता है। ओके, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, W/Q इंटू Q स्क्वायर हो गया। तो इसको हम Q को क्या लिख सकते हैं, IT लिख सकते हैं। Q बराबर क्या होता था हमारा, IT का स्क्वायर बाय W को क्या लिख सकते थे, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस लिख सकते थे वर्क डन को। तो यहाँ से हम लोग देखें क्या लिख सकते हैं, इसका जो यूनिट होगा ऊपर में है I का होता है एम्पियर, इसका होता है T, फोर्स का क्या होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नीचे है ये पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर। ओके, ऐसा आ गया। तो हमारा जो कैपेसिटेंस का यूनिट आ गया वो क्या आ गया, मास का इन्वर्स, लेंथ का -2, टाइम का 4 और करंट का 2। तो ये जो है हमारा ये कैपेसिटेंस का यूनिट है। नॉर्मली हम लोग कैपेसिटेंस को फैराड में नापते हैं। ओके, फैराड एक बड़ा यूनिट होता है, इसीलिए इसका छोटा यूनिट माइक्रो फैराड ज़्यादा प्रचलन में है, माइक्रो फैराड, जिसको μF लिखते हैं ये, क्योंकि फैराड बहुत बड़ा यूनिट होता है। और दूसरा हम लोग क्या बोल सकते हैं, कूलम्ब बाय वोल्ट, चार्ज का Q/V यानी कूलम्ब बाय वोल्ट, ये भी इसका एक यूनिट हो सकता है। ओके, अब इसमें ध्यान देने की बात क्या है, तो ये जो कैपेसिटेंस होता है किसी भी कंडक्टर का, आपने देखा C बराबर Q/V था। तो कैपेसिटेंस ऑफ जो कंडक्टर होता है ना वो इसके चार्ज या पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता है। कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इज independent of the charge given or its potential
रेज्ड, यानी जो पोटेंशियल में राइज आया या चार्ज दिया उस पर डिपेंड करता है। ओके, ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर हम थ्योरेटिकली देखते हैं, एक होता है प्रैक्टिकली, एक होता है थ्योरेटिकली। तो थ्योरेटिकली इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ चार्ज कैन बी गिवन टू कंडक्टर। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, जैसे जैसे चार्ज बढ़ाते जाएंगे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इतना बढ़ जाता है ओके कि आपको पता होगा कि एयर का भी ब्रेक डाउन हो जाता है। यानी मान लीजिए ये कंडक्टर है ओके, इस पर हमने चार्ज देना शुरू किया, चार्ज बढ़ाते गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता गया। तो इसका जो मीडियम रहता है चारों तरफ, जो इसको घेर के रखता है, उसका ब्रेक डाउन हो जाता है, उसका आयोनाइजेशन हो जाता है। और ये आयोनाइजेशन होने से, आपने डाई इलेक्ट्रिक सुना होगा, तो आयोनाइजेशन होने से क्या होता है, जो हवा अभी कंडक्टिंग नहीं है, हवा अभी करंट बह रहा है कि हवा में नहीं, लेकिन अगर हवा को आयोनाइज कर दिए तो हवा में भी करंट बहने लगेगा, और उसके थ्रू क्या हो जाता है, चार्ज का लीक होना शुरू हो जाता है। तो लिखिए, थ्योरेटिकली तो ये है, बट प्रैक्टिकली the electric field becomes so large that it causes ionization of medium surrounding it, यानी इट मतलब कौन, कंडक्टर के जो चारों तरफ मीडियम है उसको आयोनाइज कर देता है। तो उससे होता क्या है, द चार्ज जो कंडक्टर को हम दे रहे थे वो लीक होना शुरू हो जाता है। द चार्ज ऑन कंडक्टर स्टार्ट्स लीकिंग, और ये चार्ज लीक होगा तो पोटेंशियल इम्प्लाइज, पोटेंशियल जो है वो गिरने लगता है ओके एक समय के बाद। तो इनफाइनाइट नहीं बोलेंगे कि हमने तो इनफाइनाइट चार्ज दे दिया। वो हमने आपको बोला कि ये कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करता है, इसको जो चार्ज दिए या पोटेंशियल कितना दिए उस पर, तो डिपेंड किस पे करता है। तो और एक चीज़, ये एक चीज़ और से इंडिपेंडेंट होता है। इट इज़ ऑल्सो, कैपेसिटेंस जो है, इट इज़, लिखिए कैपेसिटेंस इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ, लिखिए यहाँ पे कैपेसिटेंस इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ मटीरियल जिससे कंडक्टर बना है, एंड थिकनेस ऑफ कंडक्टर। ये ना तो कंडक्टर के मटेरियल पे डिपेंड करता है, ना थिकनेस पे डिपेंड करता है, ये उसके शेप पे डिपेंड करता है। एनीवे वो आगे हम देखेंगे कि किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है ओके। तो हमारा मान लीजिए एक स्फेरिकल कंडक्टर है ओके, ये एक हमारा कंडक्टर है, स्फीयर है, आर रेडियस का इसका सेंटर है। तो हम निकालते हैं अभी द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर, ये हम अभी पढ़ रहे हैं। तो मान लीजिए ये एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है, क्या है, ये है आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। हमने क्या किया, Q इज गिवन, तो क्या होगा, इसका पोटेंशियल राइज होना शुरू करेगा, पोटेंशियल राइज होना शुरू करेगा। स्फेरिकल कंडक्टर का पोटेंशियल क्या होता है,
के क्यू बाई आर, के को हम लिखते हैं 1/4πε0 आर इंटू क्यू, ठीक है। और आपको पता है C इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई भी, ये तो डिफिनीशन है। तो V का मान Q बाई Q बटे 4πε0 इंटू आर, ऐसे चला गया, ये पलट के ऊपर चला गया। इससे आपको पता चला कि 4πε0 इंटू आर के बराबर हो जाएगा क्या चीज़, इसका कैपेसिटेंस। तो आपको पता है कि धरती भी क्या है, धरती सॉलिड स्फीयर है, धरती का भी कैपेसिटेंस इससे निकाला जा सकता है। अब इफ, अभी ये किस मीडियम में है, ये एयर मीडियम में था, इसके चारों तरफ एयर था। इफ कंडक्टर, एकदम ध्यान से सुनिए, इफ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मीडियम, इसको अगर हम किसी मीडियम में रख देते हैं तो जो हमारा C इंटू दैट मीडियम निकल के आएगा वो 4πε0 तो रहेगा ही, एक मीडियम के इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और R। अब E का मान 1 से ज़्यादा रहेगा, तो नॉर्मली हम देखेंगे कि मीडियम में कैपेसिटेंस का वैल्यू ज़्यादा आ जाता है, किसी भी मीडियम में कैपेसिटेंस का वैल्यू ज़्यादा आ जाता है। तो हमने एक बर्निंग क्वेश्चन रख दिया था कि कैपेसिटेंस न तो चार्ज पे डिपेंड करता है न उनके मटेरियल पे डिपेंड करता है, वोल्टेज कितना रेज हुआ उस पर डिपेंड करता है। तो अच्छा, ये डिपेंड किस पे करता है, तो कैपेसिटेंस जो हमारा डिपेंड करता है हम सबसे पहला बात साइज एंड, और ये एग्जाम में आ चुका है एक बार, एंड शेप ऑफ कंडक्टर, कितना बड़ा है और कैसा है उस पर डिपेंड करते हैं। दूसरा आपने देखा कि मीडियम के आने से, सराउंडिंग मीडियम के आने से कैपेसिटेंस पे फर्क पड़ता है। और तीसरा जो फर्क पड़ता है इसको कि पड़ोस में और कोई कंडक्टर रखा हुआ है क्या, तो प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर नियर बाय, पास में कौन आया, इस पे फर्क पड़ता है। तो अब हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, हम देखेंगे कंडेंसर देखेंगे, और इसी कंडेंसर को कैपेसिटर भी बोलते हैं हम लोग, कई बार इसको कंडेंसर बोला जाता है। अब क्या है ये सुनिए, पेयर ऑफ कंडक्टर जिसके ऊपर अपोजिट चार्ज हो, ठीक है, और उसके ऊपर सफिशिएंट मात्रा में चार्ज को जमा किया जा सके, उसको बोलते हैं कंडेंसर। क्या बोल रहे हैं, द पेयर ऑफ कंडक्टर ऑफ अपोजिट चार्जेज on which sufficient quantity of charges may be accommodated is defined as कंडेंसर। क्या मतलब हुआ इसका, पेयर ऑफ कंडक्टर, दो कंडक्टर रखेंगे, दोनों पे अपोजिट चार्ज रखेंगे, एक पे प्लस एक पे माइनस, और ये ऐसा होना चाहिए कि इसके ऊपर हम लोग सफिशिएंट क्वांटिटी में चार्ज को जमा किया जा सके। तो इस पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंडेंसर बोलते हैं। अब लिखिए प्रिंसिपल ऑफ ए कंडेंसर, ये किस सिद्धांत पे काम करता है। तो आपको पता है
कि कैपेसिटेंस जो होता है वो C इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाय V। तो अगर हम V को घटाएंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, है ना। कब? जब चार्ज को क्या रखा हमने, कांस्टेंट। यानी आप कह रहे हैं कि कैपेसिटेंस कैन बी इंक्रीज्ड बाय रिड्यूसिंग पोटेंशियल एंड कीपिंग द चार्ज कांस्टेंट। तो मान लीजिए एक मेटल का प्लेट है, ओके, एक जो है ऐसा करके मेटल का प्लेट है, ठीक है। ऐसा करके मेटल का क्या है, प्लेट है, M, इसको प्लेट का नाम दे दिया M कुछ। इसके ऊपर हमने Q चार्ज रख दिया है, ओके। इसके ऊपर हमने Q चार्ज रख दिया है। Q चार्ज के रखने से इसका जो पोटेंशियल में राइज था वो भी आ गया है। तो इसका कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा, Q इज बाय V, ठीक है। अब इसी के बगल में हम लोग क्या किए, एक और प्लेट रख दिए, ठीक है। देखिए कैसे बनाएंगे इसको। एक ऐसा प्लेट रख दिए, इसका नाम दे दिए N, इसका नाम क्या दे दिए, N। एक प्लेट रख दिए, देखिए इस पे प्लस प्लस चार्ज है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों साइड इस पे प्लस है। अब एक दूसरा आइडेंटिकल कंडक्टिंग प्लेट, आइडेंटिकल कंडक्टिंग प्लेट N को पैरेलली इसके रख दिए। तो क्या होगा, अगर जब दूसरा कंडक्टर आएगा उसके अंदर भी क्या होगा, चार्ज इंड्यूस होगा। किसके कारण, इसके कारण। यानी जो इसका प्लस वाला जो है वो इस कंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। अगर मान लीजिए तो थोड़ा सा प्लेट जो है अपना मान लीजिए ऐसा करके है, ठीक है, ओके। तो एक तरफ क्या करेगा ये, चाहे मैं दोबारा से बनाता हूँ इसको, ओके। ठीक है, तो हम लोग एक ऐसा प्लेट जो है N जो है हमारा प्लेट, वो हमने बनाया, ओके। अभी वो अच्छा बना नहीं, कोई बात नहीं। तो हमको पता चल रहा है कि जो M के ऊपर जो Q है वो क्या करेगा, वो इसमें इंड्यूस कराएगा। तो इस तरफ प्लस वाले के तरफ पे इसका कौन सा आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन खींचा हुआ चला आएगा, और इसके दूसरे तरफ क्या बन जाएगा, इसी का प्लस प्लस चार्ज आ जाएगा। यानी आइडेंटिकल कंडक्टिंग प्लेट जो N को जो पैरेलली हमने रख दिया था उसमें क्या हो जाएगा, चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, है ना। तो मान लीजिए V जो था M का पोटेंशियल है ड्यू टू इंड्यूस निगेटिव चार्ज ऑन N, एंड V मान लीजिए जो V माइनस है वो क्या है, V माइनस पोटेंशियल एट M ड्यू टू इंड्यूस्ड निगेटिव चार्ज ऑन N, ओके। और V प्लस जो है वो है पोटेंशियल एट M ड्यू टू इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज ऑन N, क्योंकि N के एक तरफ पॉजिटिव आएगा, एक तरफ निगेटिव आएगा। तो हमारा जो अभी ये आएगा कैपेसिटेंस का वैल्यू आएगा C डैश, वो क्या आ जाएगा, वो आएगा Q बाय V तो था ही, लेकिन इसके ऊपर अभी पोटेंशियल केवल V नहीं है, M के ऊपर अभी एक पोटेंशियल V प्लस B है, और अभी एक पोटेंशियल V माइनस B है। तो ये हमारा न्यू ये है। अब हम ये देख रहे हैं, इसको हम क्या बोल देते हैं, इसी को पूरे को हम
क्यू बाय भी डैश बोल देते हैं। अब हम देख रहे हैं कि जो हमारा भी डैश है ना, वो हमारे पहले जो भी हमने बोला था ये भी, उसके मुकाबले क्या है, उसके मुकाबले क्या है, कम है। क्यों कम हो जाएगा बताइए? क्योंकि जो निगेटिव चार्ज है, जो इंड्यूस हो रहा निगेटिव चार्ज, वो एम प्लेट के क्लोजर है और जो पॉजिटिव चार्ज है वो दूर है। तो इसलिए क्या होगा, इसका पोटेंशियल कम हो जाएगा। समझ रहे? तो इससे क्या होगा, अगर भी का मान कम आया तो हमारा जो कैपेसिटेंस का वैल्यू आया वो क्या आ गया, ज़्यादा आ गया पहले वाले से। अभी क्या करते हैं हम लोग, अगर हम एन, अब आगे हम क्या करेंगे, अगर एन वाले को अर्थिंग कर दें, ठीक है, आउटर साइड से, इसका जो पॉजिटिव वाला साइड जो इंड्यूस हो रहा था उसको हम अगर ग्राउंड कर देते हैं तो क्या होगा, तो इसका पूरा तो उससे क्या हो जाएगा, एन को अगर हम अर्थिंग कर दें आउटसाइड से, तो हमारा जो ये हम मान लीजिए उसके बाद जो पोटेंशियल बना उसको हम भी डबल डैश बोलते हैं। तो इससे क्या करना, पूरा पॉजिटिव चार्ज जो है ना वो अर्थ में फ्लो कर जाएगा। अगर हम आउटसाइड से इसको अर्थिंग दे देंगे तो जो पॉजिटिव चार्ज था वो बाहर चला गया, तो खाली क्या बचेगा, खाली क्या बचेगा, भी प्लस और भी माइनस। ठीक है, क्या हो रहा है कि पूरा जो पॉजिटिव चार्ज था वो बाहर चला जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, क्यू बाय डबल भी डैश, तो हमारे पास केवल क्या बचेगा, ये भी प्लस वाला पार्ट तो खत्म हो जाएगा, क्यू बाय भी प्लस भी माइनस। ओके, अरे भी माइनस को निगेटिव लिखना था हमको, रुके कहाँ गए ये, इसको निगेटिव लिखना था हमको, भी माइनस वाले को निगेटिव लिखना था। ओके, तो जब हम इसको, अभी देखिए ये अगला को पार्ट है, ये जब हम अर्थिंग कर रहे हैं उसको अगले पेज पे लिखेंगे। तो अगर मान लीजिए उसको हमने सी डबल डैश बोला तो वो क्या होगा, क्यू तो चार्ज है ही बाय भी माइनस भी निगेटिव वाला, और जो भी प्लस वाला आ रहा था ना जो इंड्यूस के कारण, वो ग्राउंड करने के कारण क्या हो गया, मान लीजिए ये हमारा एन प्लेट था, इधर तो निगेटिव था लेकिन चूँकि आउटर साइड से हमने ग्राउंडिंग कर दिया है तो वो प्लस वाला चार्ज बह गया उधर। तो अभी कैसा बन गया, एम का प्लस और एन का माइनस, तो इसका भी माइनस भी माइनस। इससे क्या होगा, इससे हम देख रहे हैं जो हमारा ये वाला पार्ट है ये भी सी से ज़्यादा आएगा। समझ रहे बात? तो हम क्या बोल रहे हैं कि इफ एन आइडेंटिकल अर्थेड कंडक्टर इज प्लेस्ड इन द विसिनिटी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर, देन द कैपेसिटेंस ऑफ द चार्ज कंडक्टर इंक्रीजेज एप्रिसिएबली। क्या मतलब हुआ कि हमारा जो एक चार्ज कंडक्टर था, लिखिए स्टार लगा के, इफ एन आइडेंटिकल अर्थेड conductor is placed in the vicinity of a charged conductor। देखिए हमारा चार्ज कंडक्टर एम था, उसके विसिनिटी यानी पड़ोस में हमने एक आइडेंटिकल एन प्लेट रख दिया जो कि अर्थेड था। तो क्या हुआ, हमको जो कैपेसिटेंस मिला वो काफ़ी ज़्यादा मिला। देन द कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर, द चार्ज कंडक्टर क्या हो गया, घट गया बढ़ गया, इंक्रीजेज एप्रिसिएबली, यानी बहुत मात्रा में। और यही जो प्रिंसिपल हम पढ़ रहे थे, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यही सिद्धांत है हमारे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। ओके, अब हम आगे देखेंगे
एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटेंस। अब हम लोग आगे देखेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन ए चार्ज्ड कंडक्टर बोलिए या कैपेसिटर। ओके, ठीक है। तो मान लीजिए C जो है वो क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर है। अब इसको जब हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो ये क्या हुआ, इसको चार्ज किया कहाँ तक, V पोटेंशियल तक। पहले कितना पोटेंशियल था इसमें, 0 पोटेंशियल था। हम क्या बोल रहे हैं, C क्या है, कैपेसिटेंस है किसी कंडक्टर का, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। उसको हमने बैटरी से कनेक्ट करके पहले 0 वोल्ट पे था, वहाँ से बढ़ा के V वोल्ट पर लेके गए उसको, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, उसमें जो हमारे कंडक्टर के ऊपर Q चार्ज उस पे गया उतने टाइम में, तो हमारा जो Q का मान होगा वही क्या होगा, C इंटू V के बराबर होगा, ठीक है। अब क्या मानते हैं कि मान लीजिए इसी कांस्टेंट पोटेंशियल पे V को कांस्टेंट रख के बैटरी सप्लाइज DQ चार्ज, DQ यानी बहुत छोटा अमाउंट ऑफ चार्ज इसने सप्लाई किया, तो क्या होगा, इस पे स्मॉल अमाउंट काम का होगा, किसके अगेंस्ट होगा, बैटरी के अगेंस्ट होगा, है ना। अब वो क्यों होगा, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग चार्ज, जो पहले से चार्ज मौजूद है उसके ऊपर, वो इसको ना रेजिस्ट करेगा। क्या होगा, वर्क डन बाय द बैटरी। कौन वर्क डन करेगा, बैटरी। किसके अगेंस्ट करेगा, अगेंस्ट द फोर्स एक्सर्टेड बाय एग्जिस्टिंग चार्ज, यानी जो कंडक्टर के ऊपर ऑलरेडी चार्ज Q जो पहुंच गया है उसके अगेंस्ट बैटरी करेगा dW किसके बराबर होगा, आपको पता है V इंटू DQ के बराबर। V किसके बराबर है, Q/C इंटू DQ के बराबर। यानी आप कह रहे हैं, आप क्या ही कह रहे हैं, हम ही कह रहे हैं, जो हमारा वर्क डन आएगा वो हमको किसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, पहले 0 चार्ज था उससे Q चार्ज हो गया, Q DQ, और कैपेसिटेंस तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो बाहर आ गया। और आपको पता है ये किसके बराबर हो जाएगा, Q स्क्वायर के बराबर हो जाएगा बाय 2। 0 से लेकर Q तक में 0 रखेंगे तो कट जाएगा, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका Q स्क्वायर बाय 2C के इक्वल। घेरा लगा लीजिए, फार्मूला निकल के आ चुके हैं वर्क डन का, ठीक है, वर्क डन का फार्मूला है ये। तो Q क्या था हमारा, Q क्या था, फाइनल चार्ज एक्वायर्ड बाय कंडक्टर, ठीक है। अब बताइए ये जो हमारा जो वर्क कर रहा है बैटरी, वो किस में स्टोर हो रहा होगा, किस फॉर्म में, तो लिखिए वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। क्या है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा U है इसको हम लिख सकते हैं Q स्क्वायर बाय 2C, और Q को हम लिख सकते हैं CV का स्क्वायर बाय 2C, क्योंकि C स्क्वायर V स्क्वायर बाय 2C, ये कितना आ गया, एगो C ऊपर में बच गया, हाफ CV स्क्वायर। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक चीज़ और, ये था Q स्क्वायर बाय 2। C को क्या लिख सकते हैं, C को क्या लिख सकते हैं, Q बाय Q बराबर है CV, तो C को क्या लिख सकते हैं, Q बाय V, तो Q बाय V, तो Q से Q गया यानी VQ बाय 2, यानी हाफ VQ भी इसको
लिख सकते हैं। तो कुल मिला के आप ये सारा एक ही लाइन है, एक ही बात है, आप इसको यूज़ करिए, ठीक है। अब कुछ पॉइंट है जो आपको बताने का है। सबसे पहले हम लोग अर्थ का पोटेंशियल कितना मानते हैं, ये बताइए। अर्थ को हम पोटेंशियल कितना मानते हैं? 0 पे मानते हैं, उसी को तो ग्राउंडिंग बोलते हैं, ग्राउंडिंग। तो अर्थ का जो पोटेंशियल है फॉर अर्थ, पोटेंशियल जो है वो 0 मानते हैं, ऐसा एज्यूम करते हैं। तो इसका मतलब कैपेसिटी ऑफ अर्थ, इसका मतलब क्या है? इम्प्लाइज कैपेसिटी ऑफ अर्थ और ए कंडक्टर कनेक्टेड टू अर्थ कितना आ जाएगा? C बराबर आएगा Q बाय V, यानी Q बाय 0, यानी कितना आ जाएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा। लेकिन ऐसा इन्फिनिटी होता नहीं है। ये C कितना आ जाएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा, ऐसा होता नहीं है। हम लोग अर्थ का एक्चुअल कैपेसिटी निकालते हैं। ये तो थ्योरेटिकल था जो ऊपर हमने बोला। एक्चुअल जो कैपेसिटेंस है या कैपेसिटी, जो भी बोल रहा हूँ सेम बात है, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ C बराबर कितना आता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R के बराबर। तो कितना आता है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू R, और धरती का रेडियस इतना मीटर होता है। आपने पढ़ा होगा 6400 किलोमीटर होता है किसका? अर्थ का रेडियस। तो मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? 64 गुने 10 के पावर 5 मीटर। तो यहाँ से आपको पता चला कि ये जो मान निकल के आता है वो कितना आता है? 711 गुने 10 के पावर -6 फैराड। इसी को हम बोल देते हैं 711 माइक्रोफैराड। अब देखिए, जब हमारा कंडक्टर धरती के जितना बड़ा होगा तब भी उसका कैपेसिटेंस फैराड के जितना नहीं आता। इसीलिए हम लोग इसका जो यूनिट लेते हैं वो हमेशा माइक्रोफैराड में लेते हैं। ओके, अब देखिए एक और लाइन लिखिए, वर्क डन बाय बैटरी, ये जो होगा WB, वो क्या होगा? Q इंटू V, यानी चार्ज गिवन बाय बैटरी, चार्ज गिवन बाय बैटरी इंटू इसका EMF। तो कितना हो गया? Q इंटू V के बराबर हो गया। अब इतना आपने सप्लाई दिया है उसको, ओके। लेकिन आपको पता है जब आप कैपेसिटर के अंदर कितना ही स्टोर कर पाते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन कंडक्टर, आपने कितना पढ़ा? ऊपर देखिए, QV बाय स्टोर्ड इन कंडक्टर क्या था? QV बाय 2। तो अरे आधा तो स्टोर हो गया, आधा किधर गया? तो आधा रिमेनिंग 50% था, वो क्या हो गया? हीट के रूप में लॉस हो जाता है। ये स्टोर हो नहीं पाता है, लॉस हो जाता है। ओके, चलिए और आगे देखिए। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, आपको इंटरेस्ट आए नहीं आए, चैप्टर तो इंटरेस्टिंग है। अब क्या है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस एंड लॉस ऑफ एनर्जी, ये टाइटल का नाम है, ठीक है। तो मान लीजिए 2 कंडक्टर है जिसके ऊपर चार्ज है, उसको हमने एक कंडक्टिंग तार से, वायर से जोड़ दिया, तो क्या होगा? चार्ज फ्लो करेगा। जो हाई पोटेंशियल पे था उससे जो लो पोटेंशियल पे है उसके तरफ चार्ज का फ्लो होगा,
और ये चार्ज तब तक बहता रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ठीक है, तो इसका मतलब देखिए आगे लिखिए, when two charged conductors are connected by a conducting wire, then charge flows from the conductor at higher potential to that at lower potential। और ये तब तक होता है, दिस फ्लो of charge stops when the potential of two conductors became equal। जब तक पोटेंशियल दोनों का सेम नहीं हो जाता तब तक ये क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। मान लीजिए आपका एक कंडक्टर ऐसा था जिसका कैपेसिटी C1 था और इसके ऊपर जो चार्ज था वो कितना चार्ज हमने दिया, Q1। और ये एक दूसरा कंडक्टर था जिसका कैपेसिटी C2 था और चार्ज इसके ऊपर Q2 था। ओके, अब चार्ज रहेगा तो इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। तो ऐसा सिचुएशन कब था, जब हमने इनको जोड़ा नहीं था, बिफोर कनेक्शन ये सिचुएशन था। अब हमने इसको क्या किया, एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया, दोनों को क्या कर दिया, एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया। तो अभी क्या होगा, इसमें से चार्ज फ्लो होता रहेगा, तब तक होता रहेगा जब तक क्या ना हो जाए, इन दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अभी दोनों का पोटेंशियल भी हो जाएगा तो ये रुक जाएगा। तो जब रुक गया तो हमने क्या माना कि इसके ऊपर जो चार्ज बचा है वो Q1 डैश है और इसके ऊपर जो चार्ज है वो Q2 डैश है। ओके, और इसका कैपेसिटी तो C1 और C2 है। तो आपको पता है चार्ज का एक कंजर्वेशन, ये आफ्टर कनेक्शन तो आपने पढ़ा है चार्ज का कंजर्वेशन, यानी चार्ज क्या रहेगा, नेट कंजर्व रहेगा। लिखिए आगे, लिखिए आप आगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होगा, नेट चार्ज Q बिफोर कनेक्शन इज इक्वल टू Q आफ्टर कनेक्शन। और Q क्या होता है, C इंटू V। तो पहले नेट चार्ज कितना था, C1 इंटू V1, मान लीजिए ये V1 पे था, और ये जोड़ C2 इंटू V2 बराबर कितना हो जाएगा, C1 इंटू V जोड़ C2 इंटू V। ठीक है, तो हमको बताइए V का मान कितना आ गया, ये आ गया C1 V1 जोड़ C2 V2 बट्टे C1 प्लस C2 आ गया। तो ये क्या आ गया, ये कॉमन पोटेंशियल आफ्टर कनेक्शन। लिखिए कॉमन पोटेंशियल आफ्टर कनेक्शन। लेकिन हमको क्या बताना है कि जो Q1 डैश और Q2 डैश है वो कितना है। हमको बताना है कि चार्जेज आफ्टर कनेक्शन कितना होगा। ठीक है, तो हमारा जो Q1 डैश आएगा वो क्या आएगा, C1 इंटू V के बराबर। C1 अब V कितना था हमारा,
ये कितना था, C1V1 प्लस C2V2 बाई, तो C1V1 को हम लिख सकते थे Q1 प्लस Q2 बाई C1 प्लस C2। कन्फ्यूज होने का ज़रूरत नहीं है, Q1 को हम बोल सकते हैं C1V1 और Q2 को बोल सकते हैं। तो ये और Q1 प्लस Q2 को हम अगर नेट चार्ज बोल दें तो उसका हमको बंटवारा मिल गया। क्या, कैसा कैसा बंटवारा होगा, Q अगर हमारा क्या है Q1 प्लस Q2, इसको हमने क्या बोल दिया, टोटल चार्ज ऑन सिस्टम। ओके, टोटल चार्ज ऑन सिस्टम। ऐसे हमको बताइए Q2 डैश का मान कितना हो जाएगा, C2 इंटू V के बराबर हो जाएगा C2 इंटू क्यू बाई C1 प्लस C2। और अगर हम, ये तो बंटवारा हुआ है चार्ज का कनेक्शन के बाद, तो हम अगर देखते हैं कि रेशियो ऑफ द चार्जेज आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन, यानी हम अगर Q1 डैश बाई Q2 डैश का मान निकालते हैं तो ये क्या आ गया, C1 बाई C2 इंटू V, ये कितना आ गया, R1 बाई R2 आ जाएगा। इन केस ऑफ, देखिए इन केस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, इसका क्या मतलब है कि कंडक्टर, कि इनके स्फेरिकल कंडक्टर के केस में रेडियस का जो रेशियो है, जिसका रेडियस बड़ा है उसके ऊपर चार्ज बड़ा जाएगा, इसका रेडियस छोटा है उसके ऊपर कम चार्ज जमा होगा। अब ऑब्वियस बात है, अगर चार्ज का बंटवारा हो रहा है कोई ना कोई तो खा ही जाएगा, लॉस तो होगा। लिखिए, लॉस इन एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जब भी चार्ज फ्लो करता है कंडक्टिंग वायर से तो एनर्जी का जो लॉस आता है ना, वो जूल इफेक्ट के कारण आता है। लिखिए, व्हेन चार्ज फ्लोज फ्रॉम द कंडक्टिंग वायर then the energy is lost due to Joule effect, मेनली जूल इफेक्ट के कारण होता है। तो जो एनर्जी डेल्टा यू होगा वो क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। आपको पता है एनर्जी क्या होता था, हाफ सी वी स्क्वायर के बराबर, तो फाइनल क्या हो जाएगा, हाफ C1 इंटू वी का स्क्वायर जो हाफ C2 इंटू वी का स्क्वायर, क्योंकि पोटेंशियल तो सेम है दोनों का। इनिशियली कितना था एनर्जी, हाफ C1 V1 का स्क्वायर जो हाफ C2 V2 का स्क्वायर, यानी जो हमारा डेल्टा यू निकल के आ रहा है वो आता है -1/2 C1 C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आपको रखना है, भूल जाना है ना, भूल जाना है, इसको याद नहीं रखना, भूल जाना है, भूलेंगे तब तो मज़ा है। यहाँ पे माइनस क्या दिखा रहा है कि जो फाइनल एनर्जी है वो इनिशियल एनर्जी से कम है। माइनस साइन इंडिकेट्स एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीजेज। फाइनल लॉस होगा तो डिक्रीज ही तो होगा, पैसा पहले था लॉस हो गया तो पैसा कम होगा ज़्यादा होगा, वैसे एनर्जी का भी है। ओके, तो चलिए कुछ क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन है, एक कंडक्टर गेट्स ए चार्ज of 50 microcoulomb when
it is connected to a battery of EMF, बैटरी का EMF कितना है, इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स 5 वोल्ट। आपको बोलता है कैलकुलेट कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर। कुछ लोग सो गए होंगे अभी तक, तो हमको पता है जो कैपेसिटी, रोक के बनाइए आप लोग, कैपेसिटी C इक्वल टू क्या था, Q/V। को चार्ज कितना दिया हुआ है, 50 माइक्रो कुलाम है, यानी 10⁻⁻6 कुलाम, बटे वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 5 वोल्ट। तो कितना हो जाएगा, 5 से हो गया 10, तो 10 × 10⁻⁻6 फैराड, यानी 10 माइक्रो फैराड इसका आंसर हो जाएगा। एक और सवाल देखिए, द कैपेसिटी ऑफ ए spherical capacitor in air is 50 microfarad and on immersing it into oil it becomes 110 microfarad. Calculate the dielectric constant of oil। ये आपको पूछ रहा है, तो इसका कैसा बनाएंगे। आपको पता है जब किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ER में डाला जाता है तो कैपेसिटेंस का मान बढ़ जाता है। ये आपने पढ़ा याद था ना, ये पहले क्या होता था 4πε0 × R के बराबर, बाद में कितना होता था 4πε0 उन्हें R उन्हें एक ER से गुना हो जाता था, जो कैपेसिटेंस बढ़ जाता था। तो अगर हमको ER का मान बताना है तो क्या बोलेंगे, वो होगा कैपेसिटेंस इन दैट मीडियम बटे कैपेसिटेंस इन एयर, क्योंकि एयर वाले से गुना करके ही वो आता था। तो क्या हो जाएगा, ये कैपेसिटेंस इन मीडियम है 110 और ये कितना है 50 माइक्रोफैराड कट गया 11/5, यानी 2.2 जो आ गया ना, वो क्या आ गया, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ऑयल। ये आंसर है आपका। चलिए ओके, एक और सवाल देखते हैं, समझने का कोशिश करिए। क्वेश्चन दिया हुआ है, ए रेडियो एक्टिव सोर्स in the form of a metal sphere of dia 10⁻³ meter emits beta particle, okay, at a constant rate of 6.25 into 10⁻10 particles per second। ठीक, अब कह रहा है कि if the source is electrically insulated how long will it take,
कितना समय लगेगा फॉर इट्स पोटेंशियल टू राइज बाय, यानी इसके पोटेंशियल में कितने का वृद्धि करना है, 1 वोल्ट का वृद्धि कराना है तो कितना टाइम लगेगा। एज्यूम क्या करना है, एज्यूमिंग 80% ऑफ एमिटेड बीटा पार्टिकल जो है वो एस्केप हो जाना है, पार्टिकल एस्केप फ्रॉम सरफेस। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक रेडियो एक्टिव सोर्स है जो मेटल का स्फीयर के फॉर्म में है, उसका डायमीटर दे दिया, वो बीटा पार्टिकल एमिट कर रहा है, कितना पार्टिकल एमिट कर रहा है वो बता दिया है पर सेकंड में, और बोला है कि 1 वोल्ट से बढ़ाने के लिए इसको कितना टाइम का ज़रूरत पड़ेगा ये बताना है। तो आपको सिंपल पता है जो कैपेसिटेंस होता है ऑफ स्फीयर, वैसे बोलने का ज़रूरत नहीं है, सवाल जैसे दिया खुद से रोक के वीडियो सॉल्व करने का रहता है। 4πε0 r, तो कितना हो जाएगा, 4πε0 का मान होता है 1/9 × 10⁹, और रेडियस का मान हमको कितना दे दिया है 10 की पावर 10। ये रेडियस का मान नहीं है, डायमीटर है इतना, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा हाफ इसका, यानी 0.5 × 10⁻³ ये भी ध्यान रखने के होते, कई लोग यही गलती कर देंगे, 0.5 × 10⁻³ क्योंकि डाया दिया है, आधा करेंगे तो रेडियस आएगा। तो हमको पता चल गया ये कि 10⁻⁻12/18 फैराड ये आ गया कैपेसिटेंस। अब क्या बोल रहे हैं कि कितना 80% जो बीटा है वो तो एस्केप कर जाता है, भाग जाता है। रेट ऑफ एस्केप ऑफ चार्ज फ्रॉम सरफेस कितना है 80% है, कितने का, अरे हर एक बीटा पार्टिकल पे 1 ई का चार्ज होता है, 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यानी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का चार्ज होता है। इसका 80%, ये तो 1 पे होता है, कितने बीटा पार्टिकल हैं इतने, तो गुना करना पड़ेगा 6.25 × 10⁻10 गुने 1.6 गुने 10⁻⁻19, इतना चार्ज तो एस्केप हो जा रहा है। क्या बोल रहा है 8 × 10⁻⁻9 कूलाम पर सेकेंड, ठीक है, ये एस्केप हो रहा है, यानी जो हमारा सरफेस है ना मेटल, उसमें से निकल जा रहा है, हमारा जो स्फीयर था उसमें से बीटा पार्टिकल निकल रहा है, इतना चार्ज वो लूज कर रहा है पर सेकेंड। तो हमारा चार्ज का मान कितना बढ़ता जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर, जितना सेकेंड होगा उतना उसको टाइम से गुना कर देंगे तो इतना चार्ज आ जाएगा। तो हमारा ये Q ही तो किसके बराबर होता है, C × V के बराबर होता है, होता नहीं होता। तो हमको क्या निकालना, टाइम का मान निकालना है, इसको हम लिख देंगे C कितना था 10⁻⁻12/18 फैराड इंटू V कितना था 1, तो यहाँ से जो हमारा T का मान आ जाता है वो आ जाता है 10⁻⁻12/8 × 10⁻⁻9 × 18, इसको काट के हमारा मान आ जाता है 10⁻⁻3/144, यानी 6.95 माइक्रोसेकंड। ये सवाल क्या बोल रहा था, बीटा पार्टिकल लूज कर रहा है, तो इसमें क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज का जो है बढ़ता जाएगा जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन लूज करता जाएगा। तो वही Q का मान हमने निकाल लिया कि T टाइम पे कितना Q हो जाएगा, उसको CV के बराबर रख के कैपेसिटेंस का मान निकाल दिया है। ओके, तो ऐसे ही एक हम लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, एनर्जी लॉसेस के बारे में क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं।
क्वेश्चन है टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड spherical drops at potential V coalesce to form a larger drop if capacity of each smaller drop is C, then find capacity and potential of larger drop। क्या बोला ये? बोला कि दो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल ड्रॉप था जिनका पोटेंशियल भी था, वो दोनों कोलिस कर गए यानी मिल गए और एक बड़ा ड्रॉप बना लिया। अब ये जो छोटे दो ड्रॉप थे उनका कैपेसिटेंस C था, अब जो बड़ा ड्रॉप बना है उसका पोटेंशियल आपको पूछ रहा है। तो जो इसमें कॉन्सेप्ट है वो क्या है? कॉन्सेप्ट लिखिए कि व्हेन ड्रॉप्स coalesce to form a larger drop, जब दो ड्रॉप या दो से ज़्यादा ड्रॉप जुड़ के एक लार्जर ड्रॉप बनाता है, देन टोटल चार्ज एंड वॉल्यूम रिमेन्स कंजर्व्ड। 10 को 1 ml वाला था तो सबको जोड़ के 10 ml का एको बनेगा, ऐसा बोल रहा है। चार्ज भी कांस्टेंट 1 कूलम था तो सब जुड़ गया तो 10 कूलम बनेगा, ठीक है। और मान लीजिए जो छोटा छोटा 2 को ड्रॉप था इसने जुड़ के एक बड़ा बना लिया, तो छोटे ड्रॉप का रेडियस हम छोटका r बोल देते हैं दोनों का, ओके। इनका क्या था? कैपेसिटेंस C था, ठीक है। तो और इनके ऊपर पोटेंशियल कितना था? भी था पोटेंशियल भी, तो यानी इसके ऊपर चार्ज कितना था? Q बराबर CV। इसके ऊपर भी चार्ज कितना था? Q बराबर CV। तो इसके ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा? 2CV के बराबर है ना। यहाँ पे V क्या है? पोटेंशियल है। हम इसका C को क्या बोल सकते थे? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R के बराबर। वैसे इसका भी हो सकता था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। इसका हमको रेडियस बरकरार मानते हैं, ओके। इसका क्या मानते हैं? बरकरार। अब आपको पता है जब वॉल्यूम इक्वेट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ 1 जोड़ वॉल्यूम ऑफ 2 बराबर वॉल्यूम ऑफ 3। इसको हम 3 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं, इसको 1। इस दोनों का सेम है इसीलिए 2 गुने स्फीयर है तो 4/3 पाई R³ बराबर कितना आ जाएगा? 4/3 पाई बड़का R का क्यू, पाई से पाई गया, 4/3 से 4/3 गया, यानी हमको क्या मिला? यहाँ से जो R का मान आया वो आया 2 का क्यूब रूट गुने छोटका R, ये मिला। यानी जो इसका कैपेसिटेंस आएगा, इसका जो लार्जर का जो कैपेसिटेंस आएगा, ये मान लीजिए C डबल डैश, वो क्या आ जाएगा? वो आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। और आपको पता है इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 की पावर 1/3 इंटू R। यही क्या हो गया? 2 की पावर 1/3 गुने अब छोटका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R कितना था? C के बराबर। इस पे चार्ज कितना आ जाएगा? चार्ज 2 इंटू क्यू के बराबर आएगा। पहले पे Q, इस पे Q, तो 2Q। तो जो चार्ज आएगा लार्जर वाले पे Q, तो कितना आएगा? 2 इंटू क्यू, यानी कितना आएगा? 2 इंटू CV हमने लिखा भी था। तो पोटेंशियल का मान हमको पूछा है, तो पोटेंशियल क्या होता है? Q बाय
C डैश, यानी चार्ज तो 2C भी था, ये कितना था 2 की पावर 1/3 इंटू C। तो यहाँ से क्या आ गया, ये 2 की पावर 3/3 है, उसमें से 1/3 चला गया, तो 2 की पावर 2/3 इंटू पहले वाले का वोल्टेज, ये हो गया हमारा आंसर। तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।